हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिनामिक्स। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये, क्योंकि पहले से देखते आए हैं इसको, तो इसको पढ़ने में भी आपको खूब मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए डिनामिक्स में कुछ डेफिनेशन और कुछ रिजल्ट है, वो अगर आप याद रखते हैं तो आपको इजीली बनता चला जाएगा। सबसे पहला डेफिनेशन है, देखिए, सेंट्रल फोर्स का। ठीक है, क्या है? ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, देखिएगा, थोड़ा साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिएगा। लाइन ऑफ एक्शन, चूंकि मैं एक नोट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप अपना भी कॉमन सेंस लगाइएगा। हाँ, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सेंट्रल फोर्स। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसा जो है फोर्स है जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगा हुआ है, तो वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ठीक है ना, और जो है इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए, जो हमारा ऑर्बिट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? सन होता है, ठीक है, सेंटर पे। और जो भी प्लेनेट होता है वो क्या होता है? सन के अराउंड मूव करता रहता है। ठीक है ना, तो इस केस में जो एक कांस्टेंट फोर्स है वो क्या होता है? वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब प्लेनेट को सन अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स आपका हमेशा टुवर्ड द सन लगता है, यानी टुवर्ड द सेंटर लगता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द सन, वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पाथ बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट का देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा। देखिए, सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंट्रल ऑर्बिट इज ए पाथ डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड, ऐसे लिखेंगे, डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल, बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स के, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के साथ टुवर्ड द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ऐसा जो भी पाथ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे, जैसा हम आपको ऊपर में दिखाए थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा थ्योरम आ रहा है। क्या है थ्योरम? सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज इन ए प्लेन कर्व। ठीक है, बोलता है जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है हमारा, वो हमेशा एक प्लेन कर्व में होगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा ऑर्बिट है, दिख रहा है आपको, और ये हमारा सेंटर है भैया। ठीक है ना, इसको हम लोग सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है। ओके, तो पार्टिकल पी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो सपोज करते हैं कि इसका आर क्या है? लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट पी। मान लेते हैं कि ये आर मेरा पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, अगर आर पोजिशन वेक्टर है तो आपको पता है कि ऐसे केस में, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है डी आर बाई डी टी। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन है, हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन। ठीक है, एक्सीलरेशन शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, यानी आर वेक्टर का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये आपको पता है कि अगर आप जो है सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपका डी आर बाई डी टी और एक्सीलरेशन आपका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब देखिए, इन केस से इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, अगर हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट का बात करें, यानी इस तरह का सर्कुलर मोशन का बात करें,
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है। आपको हम बताया कि जो फोर्स है, ठीक है, जो सन के अबाउट में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हमेशा टुवर्ड द सन लग रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। तो फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड द सेंटर होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर और ये जो एक्सेलरेशन है d2r/dt स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, हमारा आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखें। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए, आपको पता है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, ठीक है, इफ ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, देन क्या होता है, तब अगर हम लोग उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा ना, ठीक है। तो अगर एंगल जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्या, ऊपर आपने लिखा कि आर जो है वो पैरेलल है क्या, d2r/dt स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन के, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, ठीक है, प्लस यहाँ पे dr/dt डॉट dr/dt, ठीक है, ये लगाया गया है। अब ये एक जो है, आप जानते हैं कि रिजल्ट है, ठीक है। जैसे ऊपर में देखिए आर क्रॉस जो है मेरा क्या है, आर क्रॉस है d2r/dt स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको ऐसे देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लगता है कुछ मिसिंग है, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ये आर वेक्टर क्रॉस d2r/dt स्क्वायर, ये क्या हो गया, हम लोग का जीरो हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो इस टर्म के बाद ये टर्म तो हम लोग लिख ही सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, ये जीरो आता है, ठीक है। और अगर हम लोग डॉट करते हैं तो क्या आता है, ये ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। ये सब रिजल्ट आपको मालूम है। तो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस किया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीरो होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम इस लाइन को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करके, तो आपको यही आएगा, u इंटू भी में, u क्रॉस भी में अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार इसको छोड़ेंगे तो इसका डबल ऑर्डर हो जाएगा, d2r/dt स्क्वायर। फिर इसका लेंगे तो ये दोनों का सेम, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये आ गया। अब ये पूरा डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब है जो फंक्शन है अंदर का वो क्या है, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इस कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग h मान लेंगे, h वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो r क्रॉस dr/dt है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा h। अभी मेरा h आ गया, दोनों तरफ प्री डॉट ले लीजिए r वेक्टर से, ठीक है, ले लिए प्री डॉट। प्री डॉट लेने से क्या बन गया, ये बन गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता है, ये हमारा कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले भी सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अब इसमें आप ये जानते हैं कि अगर कोई दो आपस में सिमिलर हो गया, यानी एक जैसा हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें ये दोनों आपका सेम है, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इधर क्या बचेगा, आर डॉट एच, यानी आपका आर डॉट एच का वैल्यू जीरो आ गया। अब आप बताइए कि अगर दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो डेफिनेटली क्या है कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, आपको पता है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कॉस जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब सिंपल चीज़ है, आई होप आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल गया कि आर वेक्टर क्या है,
एच वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एच वेक्टर आपका क्या था, तो एच वेक्टर आपका कांस्टेंट वेक्टर था, आपने ऊपर में देखा है, ठीक है। तो एच वेक्टर चूंकि मेरा कांस्टेंट वेक्टर है, यानी आर वेक्टर भी मेरा क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू एच वेक्टर, यानी कांस्टेंट के परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट है और उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है आपका, वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन कर्व पर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या था, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखिए आर वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों का टुवर्ड द सेंटर था, ये था आर वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर हर कंडीशन में क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो सपोज कीजिए कि ये जो कांस्टेंट वेक्टर है ये डेफिनेटली क्या होगा, किसी अनदर प्लेन में होगा, ठीक है ना, इस प्लेन में तो नहीं हो सकता, तभी तो हर केस में ये क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ओके, तो यानी डेफिनेटली ये एच जो है वो अनदर प्लेन का है, ठीक है, और नॉर्मल है पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे नॉर्मल होगा, दैट मीन्स क्या, ये जो पूरा सरफेस है ये क्या होगा, एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक कर लें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।